आपको ये जानना चाहिए। ये वीडियो आपको वायरस की खतरनाक जानकारी देगा। वायरस मरा हुआ होता है। इसमें कोई जान नहीं होती, लेकिन ये आपके शरीर को तबाह कर सकता है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। ये एक सेल है। अगर हम इसे खोलते हैं तो हमें इसमें कई सारी चीजें देखने को मिलती हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें विभिन्न तरह की चीजें होती हैं, जिन्हें ऑर्गेनेल कहते हैं। ये इस बड़ी सी फैक्ट्री का हिस्सा है जो कई सारी चीजें बनाती है। यहाँ आप माइटोकॉन्ड्रिया देख सकते हैं, जिसे हम एनर्जी फैक्ट्री भी कहते हैं। यहाँ आपको राइबोसोम भी दिख जाएगा, जिसे हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। इस सेल के केंद्र में आपको न्यूक्लियस दिख जाएगा। क्या आप जानते हैं कि किसी भी वायरस में ये सारी चीजें मौजूद होती नहीं हैं? सच कहूं तो वायरस सेल भी नहीं होते। वायरस को आप एक ब्लूप्रिंट मान सकते हैं। ये एक थैले में लिपटा होता है, जिसमें कोई एनर्जी और कोई मशीन नहीं होती। ये आपके सेल के बिना कोई काम नहीं कर सकता। आज हम कुछ संभावित थ्योरीज की बात करेंगे कि वायरस की उत्पत्ति आखिर कहां से हुई थी। ये कहानी बेहद दिलचस्प है। एक तरफ तो वायरस आपको मार सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये आपकी मदद भी कर सकते हैं। मैं इस पर भी बात करने वाला हूं। वायरस को समझने के लिए आपको सबसे पहले उनकी बुनियादी जानकारी होनी चाहिए कि ये आखिर क्या है और क्या नहीं है। वायरस सेल नहीं है। ये किसी सेल की तुलना में काफी छोटे होते हैं। वायरस किसी सेल के संपर्क में आते हैं और ताले और चाबी की तरह जुड़ जाते हैं। वायरस सेल के अंदर स्पाइक प्रोटीन जैसा कुछ डालता है, फिर कुछ एक्टिवेट हो जाता है, जिसके बाद आपके शरीर में एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। इस स्थिति में आपकी मशीनरी पर उनका कब्जा हो जाता है। ये वायरस खुद को जीवित रखने के लिए अपनी नहीं, बल्कि आपकी एनर्जी और आपके रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने लगते हैं। फिर ये प्रजनन करने लगते हैं। ये अपनी जनसंख्या को बढ़ाने लगते हैं और आपके सेल को तबाह कर देते हैं। ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। इन्हें पैरासाइट कहा जाता है। इससे पहले कि मैं उन थ्योरीज की बात करूं कि वायरस आखिर कहां से आए थे, जो कि एक बड़ा रहस्य है, मैं कुछ तरीकों की बात करना चाहता हूं कि वायरस आपके इम्यून सिस्टम पर कैसे आक्रमण करते हैं। एक ऐसा वायरस है जो सेल की मेम्ब्रेन को तोड़ देता है, उसे तबाह कर देता है। उसे लिटिक वायरस कहते हैं। एक दूसरे तरह का वायरस भी है, जिसे लेटेंट वायरस कहते हैं। ये भी आपके सेल को तबाह करते हैं, लेकिन इन्फेक्शन के शुरुआती दौर के बाद ये आपके डीएनए में घुस जाते हैं और शांत बैठ जाते हैं। फिर एक दिन जब आप थोड़े बूढ़े हो जाते हैं और आप स्ट्रेस से गुजरते हैं, तो ये रिमिशन से बाहर निकल जाते हैं और फिर से एक्टिवेट हो जाते हैं। हर्पीस सिंपलेक्स इसका एक अच्छा उदाहरण है। इसके कारण आपके होंठ पर छाला पड़ जाता है। एचआईवी इसका दूसरा उदाहरण है। एप्स्टीन बार वायरस भी यही करता है। लेटेंट वायरस की प्रॉब्लम यह है कि ये वायरस आपके शरीर में काफी लंबे समय तक रहते हैं और कभी शरीर से बाहर नहीं जाते। जब तक आप स्ट्रेस का सामना नहीं करते या आपकी सेहत खराब नहीं होती, आप ठीक रहते हैं। वहीं लिटिक वायरस आपको नुकसान पहुंचाता है और आपका इम्यून सिस्टम उनका खात्मा करके उन्हें शरीर से बाहर निकाल देता है। बड़ी हैरानी की बात है कि ये वायरस वास्तव में धरती पर मौजूद हैं। ये वायरस कहां से आए और ये धरती पर क्यों हैं? सबसे पहली थ्योरी को वायरस फर्स्ट हाइपोथेसिस कहते हैं। इस थ्योरी में बताया गया है कि हमारे सेल्स की उत्पत्ति होने से पहले वायरस मौजूद था। दूसरी थ्योरी को रिडक्शन थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी में बताया गया है कि वायरस एक प्रकार का अवशेष है जो किसी जीवित सेल से टूटकर निकला है। ये खुद को जीवित रखने की काबिलियत खो चुका है, इसलिए ये जीवित रहने के लिए किसी सेल की एनर्जी का इस्तेमाल करता है। हमें एक दूसरी थ्योरी भी देखने को मिलती है। इस थ्योरी को जायंट वायरस एंड द फोर्थ डोमेन कहते हैं। इस थ्योरी ने वायरस की पारंपरिक थ्योरी को चुनौती दी है, क्योंकि जायंट वायरस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। थ्योरी कहती है कि वायरस चौथे इलाके के होते हैं। हमें विभिन्न तरह के सेल्स देखने को मिलते हैं। बैक्टीरिया सेल और अन्य सेल्स होते हैं, लेकिन वायरस कोई सेल नहीं है, ये एक एंटिटी है। एक दूसरी थ्योरी भी है जो विकास के सिद्धांत या कुछ विकसित होने के संबंध पर आधारित है। ये थ्योरी कुछ इस तरह से हमें जानकारी देती है। इसमें हमें हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर के बारे में बताया गया है। इसे हम ज्ञान को शेयर करने वाला तरीका मान सकते हैं। जीवित रहने के लिए इस मुख्य जानकारी की जरूरत होती है। आप अपनी जानकारी को अपने बच्चों को दे सकते हैं। सच तो यह है कि हमारे 8% जीन्स में वायरस के अंग होते हैं। आखिरी थ्योरी बताती है कि वायरस एक आवश्यक टूल है जो हमें जीवित रहने में मदद करता है। ये वो सारी थ्योरीज हैं जिनकी हमें जानकारी है। कुछ दूसरी थ्योरीज भी हैं, लेकिन मैं इन्हें लेकर आपको अपनी राय देना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे अनुसार आपके इम्यून सिस्टम के लिए वायरस का क्या उद्देश्य हो सकता है। हमें दो तरह के इम्यून सिस्टम देखने को मिलते हैं। एक ऐसा इम्यून सिस्टम होता है जिसके साथ आपका जन्म होता है। इस इम्यून सिस्टम को इनेट कहते हैं। ये आपको आपकी मां से मिलता है। आपके इम्यून सिस्टम का एक दूसरा भाग भी होता है, जिसे एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम कहते हैं। ये एक ऐसा हिस्सा है जिसे आपको समय के साथ विकसित करना होता है। आप इसे वायरस के बिना विकसित नहीं कर सकते। ये वायरस आपके इम्यून सिस्टम को अनुकूलित करते हैं और उसे बहुत ज्यादा ताकतवर बना देते हैं। ऐसा तभी होगा जब आप इस प्रोसेस को होने देंगे।
इसीलिए मैंने इस पर कई वीडियो बनाए हैं। मैंने बताया है कि जब कोई बच्चा बीमार पड़ता है और उसे बुखार आता है तो आपकी प्रतिक्रिया बुखार को रोकने की रहती है। जब बच्चे इन्फेक्शनों का सामना करते हैं तो उसके कारण उनका इम्यून सिस्टम ट्रेन हो जाता है। अगर हम अपने इम्यून सिस्टम को ट्रेन नहीं करेंगे तो इम्यून सिस्टम कभी विकसित और ताकतवर नहीं बन पाएगा। वायरस ने हमेशा हमें विकसित होने का मौका दिया है ताकि हम अपना इम्यून सिस्टम ताकतवर बना पाएं। ऐसा ही कुछ एक्सरसाइज में भी देखा जाता है। अगर आप कभी एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो जरा सोचिए कि आप कितने ताकतवर बन पाएंगे। क्या आप अपनी सेहत बना सकते हैं? एक्सरसाइज के बिना आप ये नहीं कर पाएंगे। इस तरफ का सिस्टम जीवित रहने के लिए रणनीतियां बनाएगा। शरीर का दूसरा सिस्टम भी कुछ अन्य रणनीतियां विकसित करेगा। ये वायरस लंबे समय तक दरवाजा खुलने का इंतजार करते हैं। ये असल में आपके कमजोर होने का इंतजार करते हैं। अन्य वायरस की बात करें, उदाहरण के लिए अगर हम एप्स्टीन बार वायरस को देखें, वैसे कई सारे वायरस यही काम करते हैं, लेकिन एप्स्टीन बार वायरस आपके विटामिन डी रिसेप्टरों को कमजोर कर देता है क्योंकि इस वायरस को मालूम होता है कि विटामिन डी आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत जरूरी होता है। मैं आपको विटामिन डी के बारे में कुछ बताना चाहता हूं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं। सच कहूं तो अधिकांश डॉक्टरों को पता भी नहीं है कि विटामिन डी के लिए दो विभिन्न तरह के सिस्टम होते हैं। मैं आपको बता दूं कि 3 तरह के विटामिन डी होते हैं। पहला विटामिन डी वो है जो हमें सूरज के जरिए मिलता है। एक दूसरा विटामिन डी भी है जो आपके खून में स्टोर हो जाता है। तीसरा विटामिन डी वो है जो जहां भी जाए विटामिन डी के रिसेप्टर के अंदर एक्टिवेट हो जाता है। हमें विटामिन डी के दो सिस्टम देखने को मिलते हैं। एक सिस्टम कैल्शियम और हड्डियों पर आधारित होता है, दूसरा सिस्टम बाकी बचे सारे काम करता है। ये वो काम हैं जिनमें कैल्शियम शामिल नहीं होता। इनमें इम्यून सिस्टम का काम सबसे बड़ा है। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये जाननी चाहिए कि आपके खून में जो विटामिन डी मौजूद होता है वो उसका इनेक्टिव फॉर्म होता है और ये मुख्य रूप से हड्डियों को पोषण देता है। बहुत थोड़ा यानी कि 0.04% ही इम्यून सिस्टम को मिल पाता है। इसलिए अगर आपको एक शक्तिशाली इम्यून सिस्टम चाहिए लेकिन आप पर्याप्त मात्रा में सूरज की रोशनी या सप्लीमेंट्स या फूड से विटामिन डी प्राप्त नहीं कर रहे हैं तो आपका इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम्स का सामना करेगा क्योंकि इसकी हाफ लाइफ 24 घंटे होती है। हड्डियों के लिए आपको मात्र 600 से 800 आयु विटामिन डी ही चाहिए होगा, लेकिन इम्यून सिस्टम के लिए आपको कम से कम 10,000 आयु विटामिन डी की जरूरत पड़ेगी। 20 मिनट धूप में बैठकर भी आपको 10,000 आयु विटामिन डी मिल सकता है। एक औसत इंसान को स्वस्थ इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए रोजाना 10,000 आयु विटामिन डी चाहिए होता है। कई दूसरे वायरस भी हैं, जैसे कि राइनो वायरस, जिसके कारण आपको जुकाम का सामना करना पड़ता है। इस वायरस और आपके इम्यून सिस्टम को भी जिंक की जरूरत होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिंक वायरस का उत्पादन बंद कर देता है। एक दूसरा वायरस भी है जिसे एचआईवी कहते हैं। ये वायरस एक खास तरह के इम्यून सेल पर आक्रमण करता है। इस सेल को हम संपूर्ण इम्यून सिस्टम का सेनापति कह सकते हैं। ये वायरस उस सेल को खत्म कर देता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सेलेनियम की मदद से इस वायरस को रोक सकते हैं। सेलेनियम आपको ब्राजील नट्स से मिल जाएगा। ये शेलफिश में भी मौजूद होता है। अगर आप में पर्याप्त सेलेनियम है तो आप उस सेल को फिर से एक्टिवेट कर सकते हैं और वो सही तरह काम करने लगेगा। अब मैं थोड़ी बात करना चाहता हूं कि ऐसी क्या चीजें हैं जिनके कारण वायरस लेटेंट या निष्क्रिय अवस्था से सक्रिय अवस्था में पहुंच सकते हैं। बढ़ती उम्र के साथ आप कमजोर होते जाते हैं। अगर आप ज्यादा स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं तो आपका कॉर्टिसोल बढ़ने लगेगा और आप ज्यादा कमजोर होने लगेंगे। कॉर्टिसोल आपके इम्यून सिस्टम को दबाने का काम करता है। प्रैक्टिस के दौरान मैंने देखा है कि जिन लोगों को वायरल इन्फेक्शन हुआ था उनमें से अधिकांश को उससे ठीक पहले गंभीर स्ट्रेस भी हुआ था। कुछ ऐसे वायरस भी हैं जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यानी कि सूरज की रोशनी से भी एक्टिवेट हो सकते हैं। इस पूरे वीडियो का उद्देश्य यही है कि हम वायरस का क्या कर सकते हैं। आपके शरीर में वायरस को मारने वाले दो खास तरह के इम्यून सेल्स होते हैं। पहले सेल को साइटोटॉक्सिक टी सेल कहते हैं, दूसरे सेल को नेचुरल किलर सेल कहते हैं। इन दोनों सेल्स को बहुत ज्यादा ताकतवर बनाया जा सकता है। मैं आपको एक लिस्ट की जानकारी दूंगा जिसके जरिए आपको कुछ काम करने होंगे। विटामिन डी आपके इम्यून सिस्टम के लिए सबसे महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट में से एक है। ये एक नेचुरल इम्यून मॉड्यूलेटर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा या बहुत कम या काम नहीं कर रहा है तो ये उसे नॉर्मल कर देगा। नंबर 2 पर जिंक है। मैं पहले ही इसकी बात कर चुका हूं। जिंक आपके इम्यून सिस्टम को कई विभिन्न तरीकों से ताकतवर बनाता है। वायरस आपके जिंक की सप्लाई को रोकने का काम करता है। जिंक लेने से हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं। जिंक के कारण वायरस का प्रजनन पूरी तरह से रुक जाता है। अब विटामिन सी की बात करते हैं। कच्चा साउरक्राउट विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। हफ्ते में कुछ एक बार इसकी एक कटोरी खाने से आपको 700 मिलीग्राम विटामिन सी मिल जाएगा। नींद भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको रोजाना कम से कम 8 घंटे सोने की सलाह दूंगा। एक समय पर मैं बहुत ज्यादा गर्व महसूस करता था क्योंकि मैं ज्यादा सोता नहीं था। मैं सोचता था कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं जल्दी उठ जाता था। मैं आपको ऐसा करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा क्योंकि सच कहूं तो रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज्यादा जरूरी होती है।
नंबर 5 की बात करें तो आपको अपनी स्ट्रेस कम करनी होगी। आप शारीरिक परिश्रम कर सकते हैं, लंबी पैदल यात्रा पर निकल सकते हैं और एक्सरसाइज करना तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको बुखार है तो तुरंत उससे छुटकारा पाने की कोशिश ना करें। ऐसा इसलिए है क्योंकि बुखार वायरस को नष्ट कर देता है। अगर आप बुखार से छुटकारा पाने के लिए कोई मेडिसिन जैसे कि पैरासिटामोल या एस्पिरिन लेते हैं तो आप इन्फेक्शन का टाइम बढ़ा देते हैं। आप शरीर को उसकी ट्रेनिंग साइकिल से गुजरने का मौका नहीं देते ताकि वो इन्फेक्शन का मुकाबला कर पाए। अगर आपका बुखार ज्यादा बढ़ जाता है, अगर बुखार 104 फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाता है तो उस पॉइंट पर आपको कुछ करना चाहिए, लेकिन कम बुखार में जल्दबाजी ना करें। नंबर 6 पर लहसुन है जो बेहद महत्वपूर्ण है। नंबर 7 पर है एल्डरबेरी जो वायरस की बढ़िया रेमेडी है। इंटरमिटेंट फास्टिंग बेहद शक्तिशाली है, मैग्नीशियम किलर टी सेल्स को बढ़ाने में आपकी मदद करता है। मुझे हाल ही में ये जानकारी मिली है। इम्यून सिस्टम को ताकतवर बनाने के लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप रात को सोने से पहले लगभग 800 मिलीग्राम मैग्नीशियम लेना शुरू करें। आप मानेंगे नहीं, लेकिन हंसने से भी किलर टी सेल्स बढ़ने लगते हैं। आपके सेल्स के बाहर वायरस शक्तिहीन होते हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, ये बस घूमते ही रहते हैं, इनमें कोई एनर्जी नहीं होती, कोई कार्यप्रणाली भी नहीं होती। इसीलिए ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको इन्फेक्शन से गुजरना होता है, तभी आपका इम्यून सिस्टम विकसित होने लगता है। अपने इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए आपको कुछ मुख्य न्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत होती है। एक दूसरा दृष्टिकोण भी है जो सच नहीं है, जहां माना जाता है कि वायरस असल में जीवित होता है और आपके शरीर को कंट्रोल करता है, जो बात एकदम झूठी है। जहां माना जाता है कि ये आपके शरीर से ज्यादा ताकतवर होता है, ये आपके शरीर में पहुंचता है और किसी भी कीमत पर आपको इसे दबाना होता है और नष्ट करना होता है। बहुत सारी दवाएं हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर बना देती हैं। इस सिद्धांत को याद रखें और अपनी लाइफस्टाइल पर अप्लाई करें। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।